नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर देश में मचे बवाल को लेकर। आखिरकार क्यों जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है? क्या कारण है कि कुछ लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और सरकार इस बात के लिए मनाही कर रही है? कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, उनके नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी इस बात को लेकर मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जो साथ में जो विपक्षी दल है, ख़ासतौर पर वो तमाम दलों के नेता भी पीएम से मिले और उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कई जो दूसरे दल हैं इसके विरोध में भी है। कई सामाजिक संगठन भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। तेजस्वी यादव का ये भी कहना था कि जब जानवरों की गिनती हो सकती है, पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है, तो जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, आपका स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, जिस तरह की मांग उठ रही है और बिहार, क्योंकि बिहार में आप ही की पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी खुद मिले हैं पीएम मोदी साहब से और उन्होंने कहा, आग्रह किया है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, इस तरह का विषय लगातार उठाया जा रहा है और सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, संसद में बता चुकी है कि इससे जातीय वैमनस्यता बढ़ेगी, ऐसे में हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। जबकि दूसरी पार्टियों का कहना है कि जब SC/ST की गणना हो सकती है तो अन्य जातियों की क्यों नहीं हो सकती, OBC की क्यों नहीं हो सकती आखिरकार? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो हमें जो जातीय जनगणना है इसकी जो मांग चल रही है जी, तो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में और इतिहास में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले 1872 में जनगणना प्रारंभ की ब्रिटिश सरकार ने, फिर 1881 से उन्होंने हर 10 साल में सेंसस को रेगुलराइज किया। 1881 से लेकर के 1931 तक की हम बात करें तो वो जो जनगणना होती थी उसमें जातियों के आधार पर भी जनगणना होती थी जी। 1941 के में चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध था तो उसके कारण से और भी कई कारण होंगे, उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना बंद कर दी। फिर 1951 से जब भारत आज़ाद हुआ जी, तब से लेकर के 2011 तक जो जनगणना हुई है उसमें SC/ST और धार्मिक आधार पर तो लोगों का आकलन किया जाता है कि कौन कितना है, लेकिन जातिगत आधार पर नहीं किया जाता है जी। अभी जो डेलीगेशन मिला है वो एक सर्वदलीय डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समर्थित सरकार है उसके मुखिया नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और तमाम राजनीतिक दल, चाहे RJD हो चाहे कांग्रेस हो, उसके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। प्रधानमंत्री जी ने उनको निराश नहीं किया है। देखिए नीरज जी, हमको पिछले दिनों में जो कई फैसले हुए हैं जी, उन पर भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा। अगर हम OBC आयोग की बात करें तो OBC आयोग का मुद्दा बहुत पुराना है। जब देश आज़ाद हुआ तब से एक मांग हुई कि OBC आयोग बनाया जाए। प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी बोला कि 1 वर्ष के भीतर हम OBC के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, उनकी समस्याओं का कैसे निवारण हो जी बिल्कुल। इस बारे में हम एक आयोग बनाएंगे। उन्होंने एक केलकर कमेटी भी बनाई, लेकिन काका केलकर वाली कमेटी 1953 में, लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ वो पता नहीं पड़ा। आप देखिए उसके बाद जब 77 में, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें जनसंघ के लोग भी शामिल थे, तब 79 में मंडल आयोग का गठन किया गया BD मंडल की अध्यक्षता में। लेकिन जब तो उसकी रिपोर्ट आती 1980s में जी, तब जाकर के कांग्रेस की सरकार बन चुकी होती है। 1980 से लेकर के 89 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने जो उनकी सिफारिशें थी मंडल आयोग की, उस पर ध्यान देने का कोई कष्ट भी नहीं किया कि उसकी जो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की है, क्योंकि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एक तबका था देश में जो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता था। आप देखिए 89 में फिर सरकार बदलती है 1990 में, और VP सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं, वो इसको लागू करने का फैसला लेते हैं। अगर मैं मोदी सरकार जी की बात करूं, मोदी सरकार की, तो आप देखिए OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
और पिछले 2-3 महीने के मैं आपको डेवलपमेंट बताता हूँ लेकिन नीरज आशीष जी, जी, सबसे बड़ी बात है कि जब मंडल आयोग लागू हुआ आप लोगों के समर्थन से, अभी ओबीसी आयोग को भी जो संवैधानिक दर्जा दिया है मोदी सरकार ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब जातीय जनगणना की मांग चल रही है और जब आपकी पार्टियों के जो सहयोगी दल है वे भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने भी कहा है कि नहीं हम इसका समर्थन करते हैं, विरोध नहीं कर रहे। मोदी जी ने भी हालांकि निराश नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए नीरज जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपको बताता हूँ 2010 में जब 2011 में जब जनगणना होनी थी जी, तो 2010 में ये मांग उठी थी और उस टाइम पे जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि पी चिदम्बरम चूँकि उस टाइम वो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, तो सरकारों के पास क्या है, एक सरकारों को तो निर्णय करना होता है, उनको किसी मांग का समर्थन नहीं करना होता है, उनको तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ का निर्णय करना होता है कि देश हित में क्या है और क्या नहीं है। जी बिल्कुल। तो तात्कालिक जो गृह मंत्री है पी चिदम्बरम, वो एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी, उन्होंने ऐसा कहा था कि देश हित में जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। बिल्कुल अब सही कहा उन्होंने आपने। किस आधार पर कहा, देश की देखिए होम मिनिस्टर, कई बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक रूप से नहीं आती है बाहर, लेकिन सरकार के पास डिफरेंट इनपुट्स होते हैं जिसमें आईबी भी होती है, इंटेलिजेंस भी होती है, उनको सब पता होता है कि इसका क्या रिपरकेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है। और मैं आपको कुछ बता रहा था, पिछले 2-3 महीने के डेवलपमेंट की नीरज जी बात कर रहा था, तो आप देखिए अभी ऑल इंडिया बात करेंगे। एक बार चाहते हैं राजेंद्र जी से कि आखिरकार क्यों की उठ रही है मांग, क्योंकि देखिए पूर्व में, क्योंकि जब सरकार को निर्णय करना होता है, सरकार बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है, केवल कुछ मांगों के आधार पर ही फैसला नहीं करती है, उसके अपने जो है सोर्सेज होते हैं और उन सोर्सेज के आधार पर कोई डिसीजन देती है, क्योंकि उनका जो निर्णय होता है वो बहुत अहमियत रखता है। राजेंद्र जी, आखिरकार क्योंकि देखिए लंबे समय से मांग चल रही है, अब ये कोई चुनाव के चक्कर में तो नहीं हो रहा सारा सब कुछ, खेल कि विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इनमें तमाम जगह, इसीलिए। नीरज जी, इस पूरे मामले के अंदर भाजपा और भाजपा का पूरा नेतृत्व एक्सपोज हो चुका है। ये मतलब आज इनको 303 बहुमत का जो आंकड़ा मिला हुआ है वो उन ओबीसी की जो बहुत संख्यक जातियां हैं उनके आधार पे ही मिला हुआ है। आज उनके मतलब ये मांग को बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भाई 79 में बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन की स्थापना हुई। उसके बाद में 80 के अंदर इंदिरा जी जब वापस लौट के आई तो इंदिरा जी ने उस मंडल कमीशन को 2 बार का विस्तार दिया, एक्सटेंशन देकर, और पूरी रिपोर्ट कराई। और बीपी मंडल साहब ने जब रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सुपुर्द की और उन्होंने खुशी जाहिर की कि हमने पूरा काम किया। और उसके बाद में 84 में इंदिरा जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जब 90 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मंडल कमीशन की सिफारिशों का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। ये पूरे देश के अंदर एक स्थापित सत्य है, इस सत्य से को जुटलाया नहीं जा सकता। 91 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव जी आए तो उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और 27% आरक्षण ओबीसी को पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने दिया। 2007 के अंदर ओबीसी को उच्च शिक्षा के अंदर आरक्षण मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर तब के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी की अगुवाई में दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके बाद में चाहे आईआईटीज़ हो, आईआईएम हो, एम्स हो, चाहे आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, सभी में उन छात्रों को, ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन मिला। और मतलब माननीय मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मतलब जो निजी क्षेत्र में जो मंडल कमीशन की मूल भावना थी कि भाई निजी क्षेत्र में भी ओबीसी समुदायों को, क्योंकि ये तबका एक कामगार तबका है जिसके अंदर हुनर और हौसले की पूरी उनके अंदर गांव के अंदर पूरा एक आर्टिस्टिक तबका है, उस पूरे को मतलब निजी क्षेत्रों में भी, कारोबार में भी रिजर्वेशन मिले, ताकि उनको सीआईआई के माध्यम से उन्होंने इस बात की शुरुआत भी की। अब ये कहते हैं कि भाई 2010 के अंदर इनके जो सांसद थे गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि अगर 2011 की सेंसस के अंदर जातिगत जनगणना नहीं की जाती है तो 10 साल के लिए सामाजिक न्याय की जो इनकी मांग है उसको फिर 10 साल इंतजार करना पड़ेगा।
तो 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी का बयान और वो उनका भाषण आप लोकसभा से देख सकते हैं। उसके बाद में 2018 के अंदर इनके जो तत्कालीन गृह मंत्री थे आपके आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि 2018 के अंदर उन्होंने कहा था कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें हम मतलब ओबीसी की जातिगत जनगणना को सुनिश्चित करेंगे। अब देखने वाली बात है कि भाजपा अपने ही काम से पीछे हट रही है, जबकि मैं बताना चाहता हूं जब 127वां संविधान संशोधन इन्होंने लागू किया, जो कि 102वें संशोधन को बदलकर, जो 102वां संशोधन इन्होंने 2018 में पारित किया था, उसको बदलकर अपनी भूल का ही इन्होंने सुधार किया था। उसके वक्त में हमारे जो सांसद है राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार मतलब आरक्षण देने की तो बात करती है लेकिन राज्यों के पाले में गेंद डाल दी है, जबकि मतलब संविधान में 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। उस सीमा को संशोधन किए बगैर राज्यों को यह अधिकार देना मतलब एक तरह से छलावा मात्र है। तो उस वक्त की बात है और मोदी सरकार से उन्होंने कहा था कि आप मतलब ओबीसी की जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज एक इस मतलब पूरे देश का एक बहुत बड़ा तबका जिसकी आबादी लगभग 52% के आसपास है, उनको आज अगर केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की बात करें तो 27% आरक्षण मिलता है, जो कि उनकी आबादी के लगभग आधे के बराबर है। तो आज उनकी जो मांग है उस मांग को न्यायोचित तरीके से सुना जाना चाहिए। इनके भाजपा के भी सांसद या पूर्व सांसद या इनके पूर्व गृह मंत्री इस बात की मतलब वो कर चुके हैं और ओबीसी का वोट इनको चाहिए, लेकिन ओबीसी के हितों की ये बात नहीं करेंगे। और मंडल कमीशन की सिफारिश से इन्होंने कभी भी लागू नहीं की और इन्होंने मतलब 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें अटल जी ने जाति का कॉलम ही हटवा दिया था 2000 के अंदर। नीरज जी, मैं सुन रहा था अभी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कुछ तथ्य हैं जो हमको सही करने पड़ेंगे। अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि नरसिम्हा राव जी ने मंडल आयोग को लागू किया। आप देखिए, ऐसे तो ये नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस प्रधानमंत्री आधे कार्यकाल में तो मानते ही नहीं है। ये सीधे गांधी परिवार से लेकर सीधे मनमोहन जी अपन तो 2018 की बात करें आशीष जी, 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना होनी चाहिए। चलो पुराने मुद्दों आप भी छोड़िए, ये भी छोड़े, नए विषय की बात करते हैं। क्या लगता है 52% आबादी है, अगर वो जातीय जनगणना की बात कर रही है तो कहाँ बुरा, एक कॉलम बढ़ेगा और जातिगत जनगणना हो जाएगी। आरक्षण तो मिल ही रहा है, आरक्षण की बात देखिए, मैंने कहा नीरज जी, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जहाँ पे हमें प्रीवियस गवर्नमेंट ने अब 1951 से लेकर के अगर 2011 तक की बात करें और जब जनगणनाएं हुई हैं तो एक 2001 का जनगणना पीरियड छोड़ दीजिए आप, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, बाकी सब जो जनगणनाएं हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया? राजेंद्र जी जरा इस पर भी प्रकाश डालें तो ज़्यादा बेटर होता। भाई ये जो यूं कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर टालती रही। जब कांग्रेस सरकार में होती है तो ये छोड़ देती है उस मामले को। मैंने कहा ना, बीजेपी सरकार में आई है तो बीजेपी भी छोड़ना चाहती है। क्या होगा देखिए नीरज जी, इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसके बेटरमेंट के लिए जो भी निर्णय होगा सरकार उस पर निर्णय करेगी। और देखिए, पिछले कई दिनों के हमें निर्णय देखने पड़ेंगे। आप देखिए, अभी ऑल इंडिया जो कोटा होता है मेडिकल्स के अंदर, नीट के अंदर, जो चाहे यूजी की बात करें चाहे पीजी की बात करें, बरसों पुरानी इनकी मांग चल रही थी। आप देखिए, मोदी सरकार ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और अभी हाल ही 1 महीने पहले एक निर्णय लिया कि उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। तो ये न्याय ये ऐसा नहीं कि मांग अभी उठी है, ये मांग बरसों से चली आ रही थी, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। अभी जो संविधान संशोधन किया उसमें जो राज्यों को अधिकार देने की बात करें कि राज्य तय कर पाएँ कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा है, उनको हम किन समूह को जोड़ सकते हैं, किनको नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये अधिकार को दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें 39 मंत्री अभी नए हुए हैं, आप देखिए उसमें 27 मंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है जिनका इंट्रोडक्शन होना था पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जो करना था, और ये परंपरा बरसों से रही है, हर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराता है। देखिए कि जो ओबीसी वर्ग है, एससी समुदाय से जो वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो टेक्नोक्रेट्स मोदी जी ने भी लिए, उनका कहीं अच्छे से मतलब उनका परिचय न हो पाए, उसको बाधित करने के लिए आप देखिए किस तरह से कांग्रेस ने संसद के अंदर तांडव किया, ये सबने देखा है। और आप देखिए उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता में बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा आपको रोकना चाहूंगा। आशीष जी, आपकी बात का जवाब राजेंद्र जी भी देंगे और हम भी चर्चा करेंगे मुद्दागरम में। आशीष जी ने जिस तरह कहा साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया और नीट और यूजी में और इनमें आरक्षण दिया, आरक्षण अलग विषय है, लेकिन जातीय जनगणना का अलग विषय है।
और ये आज़ादी से पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन बीच में सरकारों ने कहीं ना कहीं इसको फुटबॉल बना दिया, एक दूसरे पर टालते रहे, आयोग बनते रहे, सिफारिशें लागू नहीं हुई। और अब फिर भी क्योंकि अब लगातार ओबीसी वर्ग भी जागरूक हो गया है और वो चाहता है कि उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि उनकी आबादी कितनी है, उनको आबादी के हिसाब से उनको संसाधन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आरक्षण का लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है। यही तमाम जो उनके लोगों के संज्ञान में है। लोग चाहते हैं कि उनको उनकी आबादी कितनी है, आबादी के अनुसार क्या उनको संसाधनों में हिस्सेदारी मिल रही है, सरकारों में हिस्सेदारी मिल रही है या नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है। तमाम बातों को लेकर ही ये इशू उठ रहा है और लगातार ओबीसी की जातियों के नेता इसमें प्रखर होते जा रहे हैं। राजेंद्र जी, इनका कहना था कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस विषय को अटकाया, भटकाया और कहीं न कहीं लटकाया भी। नहीं नीरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर ओबीसी के जातिगत आंकड़ों की जनगणना हुई थी। इस देश में पहले से ही धार्मिक और SC/ST के जातिगत और धार्मिक आंकड़ों की जनगणना होती है। तो उसी तर्ज पर मतलब अगर ओबीसी की भी जातिगत जनगणना हो जाए तो पता चलेगा कि भाई वास्तव में इस तबके की आबादी कितनी है, और इसको जो मतलब भागीदारी की बात है उनके संख्या बल या उनकी आबादी के अनुपात में उनको सभी चीज़ों में आज केंद्रीय सचिवालय से लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम नौकरियों में ग्रुप C तक की नौकरियों में जो आरक्षण है वो आज मतलब देखने वाली बात है कि उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, वो नहीं मिला। तो उसके लिए ही मांग लगातार जा रही है। जब इन्होंने कहा 2011 के अंदर कांग्रेस सरकार ने जातिगत आधार पर जनगणना करवाई और उस केंद्र सरकार तो संसद में मना कर चुकी है कि हम जाति आधार पर जनगणना नहीं यही तो बात है। केंद्र सरकार मना कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के जो पूर्व अभी भी जो रक्षा मंत्री हैं और उस वक्त वो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि हम करवाएंगे। तो उस आश्वासन को 2010 के अंदर जो गोपीनाथ मुंडे जी ने जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार थी, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उससे मांग रखी थी और उसके आधार पर 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई। मैं उसी पे ही बता रहा हूं, 2011 की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसकी जो तमाम रिपोर्ट है उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, सभी मंत्रालयों को देकर और उनको उसी आधार पर और प्रायोरिटीज के बेसिस पे लागू करने की भी 2014 में हमारी सरकार चली गई। और उसके बाद में 2018 के अंदर भी जो हमारे ओबीसी विभाग के, कांग्रेस के ओबीसी विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ताम्रध्वज जी साहू उस वक्त सांसद थे, उन्होंने मोदी सरकार से 2018 में मांग की थी कि जो मतलब सामाजिक पिछड़ेपन के जो आंकड़े हैं या जो रिपोर्ट्स 2011 के सेंसस में ओबीसी के लिए आई है उस पर सरकार क्या कर रही है। तो उस सरकार को 2014 के बाद में जब मोदी जी की सरकार आई तो उस सेंसस के आंकड़ों पे या उन जो आंकड़े थे जिसके अंदर पूरी वर्कआउट हुआ था, पूरी कमेटियां बनी थी, उच्च स्तरीय कमेटियां बनी थी, उसके ऊपर 2016 के अंदर इस मोदी सरकार ने भी माना था कि भाई जो रिपोर्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आज उसके मतलब उसका जो फायदा ओबीसी को दिखना चाहिए ना, वो नजर नहीं आया। सरकार बात ओबीसी की वोटों की करती है लेकिन उसका हित कुछ भी नहीं करती है, और ओबीसी के वोटों की बात करती है लेकिन उनके हित की बात नहीं करती है। ऐसा राजेंद्र जी का आरोप है। और ओबीसी के नेता भी शायद यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट तो लेना चाहती है लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। देखिए नीरज जी, अच्छा हुआ ये विषय राजेंद्र जी ने उठा दिया। आप देखिए, अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से उनको स्थापित करने की, सामाजिक न्याय देने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत पहले से प्रारंभ कर दिया था। अगर हम बात करें, मोदी जी स्वयं इस समुदाय से आते हैं और आप देखिए बहुत अच्छे लोकप्रिय शासक हैं देश के, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। गुजरात में 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उनके समकालीन अगर हम बात करें तो शिवराज जी चौहान जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो भी लगभग 13-14 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। येदियुरप्पा जी की अगर हम बात करें, उस अभी जो आए हैं उनकी जगह पे, वो भी दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। गोपीनाथ जी मुंडे हमारे, कल्याण सिंह जी भी उसी समुदाय महाराष्ट्र में। तो राजनीतिक रूप से तो मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी लीडर्स को स्थापित किया है देश के अंदर और एक नई दिशा दी है। अब आप बात करें उनके हितों की, तो मैं आपको योजनाएं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे दलितों, पिछड़ों, शोषितों, किसानों, वंचितों को जो न्याय मिल रहा है। आप देखिए, अगर हम उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें,
उसके बाद किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें, ये तो सब चाहे लोगों हम के गांव लिए में ना बिजली आशीष जी, पहुंचाने की बात ये करें, कोई चाहे गांव में योजनाएं जल सिर्फ- पहुंचाने की बात करें, आशीष जी, ये योजनाएं सारी सिर्फ योजनाएं नीरज जी वो कि- हैं कि ओबीसी को फायदा पीड़ितों मिलेगा और इससे। वंचितों को फायदा पहुंचा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है इन योजनाओं से सिर्फ ओबीसी को ही फायदा मिलेगा, नहीं, तमाम आप लोगों- देखिए, नहीं देश की तमाम नहीं, आबादी उसका के लिए। देखिए ऐसा है, जी। देखिए ये जो योजनाएं होती हैं वो किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए नहीं होती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर गैस कनेक्शन की हम बात करें तो गैस कनेक्शन किसके पास नहीं था? शहर में जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास तो सुविधाएं बहुत पहले से ही थी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, जो पीड़ित थे, जो दलित थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, आप देखिए उनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। चाहे मकान की अगर हम बात करें, चाहे जनधन खाने की, जनधन जो खाते हैं, आप देखिए, योजनाएं 40 करोड़ देंगे, खाते खोले गए हैं देश में। योजनाएं देंगे लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे, मतलब सीधा सा मामला है। मैंने कहा ना, देखिए आपको ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पे कांग्रेस को भी अपना वही पक्ष रखना चाहिए जो उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने रखा है। कांग्रेस आज केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है, लेकिन उन्होंने कितने ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ाया, उनके समाज के उत्थान के लिए क्या किया, ये देश को अच्छे से पता है। सारा देश जानता है नीरज जी इस बात को कि किस तरह से मंडल आयोग की सिफारिश, अभी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 80 से लेकर के 89 तक जिस रिपोर्ट पे आपने देखा नहीं, उस पर धूल जम गई थी। लेकिन वो तो अब भारतीय जनता लेकिन पार्टी अब तो समर्थित समय सरकार थी जिस पे इस पे निर्णय अब तो लिया। समय है आशीष जी जब सरकार इसको लागू कर सकती है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस ने लागू नहीं किया, न लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। इन्होंने अब बताया विपक्ष में है तो इस मुद्दा उठाया जा इन्होंने रहा है। बताया कि ओबीसी से हैं मोदी जी ओबीसी में कैसे बने? उनके मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया, जबकि ये नहीं, वो राज्यों तो के पास मंडल आयोग के समय से ही शामिल थी। नहीं थी मंडल आयोग के मंडल आयोग के समय से ही जाति शामिल है। मंडल आयोग के समय से नहीं थी। इन्होंने स्पेशल अपनी जाति को शामिल करवाया, और जब राज्यों को यह अधिकार था 2018 के अंदर इन्होंने राज्यों से यह अधिकार छीन लिया था, और अब ये दोबारा से इन्होंने 127वें संशोधन के द्वारा राज्यों को अधिकार दिया। तो ये अपनी भूल को सुधारे। कल्याण सिंह जी ने 2 बार भाजपा क्यों छोड़ी? उनका छोड़ने का यही था कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। आज यूपी का चुनाव देखते हुए ये सारी की सारी राजनीति कर रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे जी का क्या हश्र हुआ? जब गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले थे, तब देवेंद्र फडणवीस को बनाया, और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे जी की डेथ हो गई दुर्भाग्य से। तो ये सारी बातें, और मंडल आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा विरोध अटल जी करते थे। मैं पूरे के पूरे तथ्यों के साथ मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आशीष जी, हाँ। पूरा तथ्यों के साथ बता सकता हूँ कि अटल जी ने हमेशा विरोध किया था। जी, राजेंद्र जी ने जो तथ्य रखा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और देवेंद्र फडणवीस को बनाया, तो मैं आपकी जानकारी में सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। महाराष्ट्र 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो गोपीनाथ जी मुंडे को कैबिनेट में शामिल किया गया, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दुर्भाग्य से देखिए आप, दुर्भाग्य से 1 महीने के अंदर, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी में है जून या जुलाई में उनका देहावसान हो गया, और अक्टूबर में आकर के महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं 2014 में। तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं राजेंद्र जी? तो अपने तथ्यों को तो सही कीजिए। तथ्य सही करने के देखिए, चलिए आप देख लीजिए तारीखों के फेर में तारीखों के फेर में न फंसे। देखिए दुर्भाग्य से देखिए आप आशीष जी तारीखों के फेर में नहीं फंसे, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता नहीं राजनीतिक पार्टियों ने ज्यादा वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा ओबीसी को लेकर, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये इनकी जनगणना हो और ये अपना हक मांगे? नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं कह सकते। हमने 2011 के अंदर जनगणना करवाई थी, और उसके अंदर पूरे के पूरे आंकड़े थे, सामाजिक कल्याण मंत्रालय को वो आंकड़े दिए गए, और उसके ऊपर पूरी तरीके से काम हो रहा था। 2014 में हमारी सरकार चली गई, अन्यथा ये काम लगातार जारी रहता। 2014 में उस रिपोर्टों पे जो काम होना था, 18 के अंदर मैंने आपको बताया ना, ओबीसी जो हमारे ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की। वो उस वक्त सांसद थे, अभी तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। तो उस वक्त उन्होंने मांग की थी कि भाई ओबीसी वर्ग को जो सामाजिक कल्याण की योजना है, या जो उनके आर्थिक या सामाजिक पिछड़ेपन के जो आंकड़े हैं, या शैक्षणिक पिछड़ेपन के आंकड़े हैं, उनके आधार पर उनको सरकारी योजनाओं में या जो भी आरक्षण से संबंधित मांगे उन पे काम किया जाना चाहिए, जिसपे मोदी सरकार ने क्या किया, उनको जवाब देना पड़ेगा। आशीष, मैं जानना चाहता हूँ अब पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि जिस तरह का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लोगों का कहना है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनको देख के भी दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं ओबीसी के जो वर्ग के जो नेता हैं वो भी मुखर होते जा रहे हैं, और बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी ओबीसी को ही माना जाता है। आपको लगता है अब सरकार समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है? मेरी बात का जवाब आपने ही दे दिया। अभी आपने खुद ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है। जी, तो मुझे बताइए नीरज जी, जो हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है,
जिससे हमारे प्रमुख राजनीतिक नेतागण आते हैं। सरकारें बन रही है, नहीं, सरकारें ही बन रही है, हमारे सारे नेतागण उसी समुदाय से आते हैं। जी, आप बिल्कुल। देखिए हर प्रांत में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी लीडरशिप हमारी है, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें। मतलब हमने इनको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में ने स्थापित हुए हैं सब लोग अपने कार्य की वजह से। तो आप देखिए कोई भी पार्टी उनके पक्ष में निर्णय क्यों नहीं लेगी, निश्चित रूप से लेगी। और अगर हमारी योजनाओं की बात करें तो हमारी सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए, जो पिछड़ों के उत्थान के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो राजनीति कर रही है वो गरीबों के उत्थान की राजनीति कर रही है, पिछड़ों के उत्थान की राजनीति कर रही है। तो इस पर जो भी निर्णय होगा वो बड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आपको जरा ये सब तथ्य ध्यान रखने पड़ेंगे। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री ने क्या इनपुट दिया होगा उस कैबिनेट मीटिंग में, तो वो सारे इनपुट सरकार के पास होंगे। तो सरकार, मुझे लगता है सरकार ने ऐसा कोई स्पष्ट रूप से मना नहीं किया। कल अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही हमारी कहा बात आपने, बहुत सरकार गहरी ने से स्पष्ट रूप सुनी से है मना और नहीं हमको किया है। निराश नहीं किया है। तो मुझे लगता है सरकार इस पे बहुत राजेंद्र जी कुछ गंभीर बोलना चाह रहे हैं करेगी। क्योंकि समय कम है। नीरज जी, जैसा ये कह रहे हैं 2018 के अंदर जो तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उनके पास क्या इनपुट नहीं थे? उन्होंने तो ये स्वीकार किया था कि 2021 की जो जनगणना जातीय आधार पर की जाएगी। और फिर आज मोदी जी इस बात को क्यों मतलब टाल रहे हैं? संसद के अंदर वो मना कर चुके हैं। आपको लगता है क्या फायदा होने वाला रहेगा? नहीं, फायदा देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। फायदा उस समुदाय का है जिसकी बड़ी आबादी है। अगर उनकी जनगणना हो जाएगी तो उनको सरकार की योजनाओं में, और जो आरक्षण से संबंधित है या जो भी उनका आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है या जो आपका शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसके अंदर उनको भागीदारी मिल जाएगी। और हमारी मांग है कि एक बड़े समुदाय की बड़ी मांग का नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, देश हित में नहीं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आशीष जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी थी। ये थे आशीष जी और राजेंद्र आर्य जी, जिनका कहना था, आशीष जी कह रहे थे कि सरकार ने इस विषय में अभी तक अंतिम फैसला नहीं किया है, सरकार इस पर पुनर्विचार भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल तो केंद्र सरकार ने संसद में जो बयान दिया है उसके आधार पर माना जा सकता है कि जातीय जनगणना नहीं चाहती, क्योंकि इससे जातीय सामाजिक द्वेष फैलने की संभावना है। वहीं राजेंद्र जी का कहना है कि सरकार को ओबीसी वर्ग की भी जनगणना करवानी चाहिए, ताकि इस वंचित वर्ग को भी अपने जो हक है उसको हक मिल सके, उनकी जो लंबे समय से मांग है उसका समाधान हो सके, और क्योंकि उनको भी पता लग सके कि आखिरकार उनके देश में कितनी आबादी है और कितने संसाधनों पर उनका हक है और कितना उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो जातीय जनगणना को लेकर अभी देश भर में, खासतौर पर ओबीसी वर्ग में और राजनीतिक पार्टियों के बीच ये एक तरह से फुटबॉल बना हुआ है। देखना ये कि केंद्र सरकार इसमें क्या निर्णय करती है। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1।